तो बच्चों चैप्टर 16 है, नाम क्या है? हाँ चैप्टर। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्रकृति में हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले वायु, फिर जल है, भूमि है जिसे किसान खेत जोत कर फसल उगाते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और भरपूर मात्रा में, ऐसा नहीं कि कमी है किसी भी चीज की, लेकिन उसको सही तरीके से प्रयोग करने की कमी है, बाकी और कोई कमी हमारे पास नहीं है। मैंने कहा फिर थोड़ा सा दूर बैठो, चिपक के दूर बैठो, ठीक है ना? तो ये इस चैप्टर में हम यही सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? संसाधन तो सुनिए, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पदार्थ तथा ऊर्जाएं प्रकृति से मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है या संपदा जो है, ये हमारे लिए संपदा ही है, हमारा धन है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय योग्य संपदा, नवीकरणीय, और दूसरी है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ लीजिए। नवीकरणीय वो संपदा है जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे वायु, जल है, नदियों में बहता जल, नदियां साल भर बहती हैं, उसकी ऊर्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं। पेड़ है, पेड़ों से फल हर वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर फल देना बंद भी कर दे पौधा तो दोबारा बोकर फिर दोबारा से फल प्राप्त कर सकते हैं। फसलों को आप साल भर लगातार बोते आते हैं, ठीक है। वायु ऊर्जा है, वायु ऊर्जा से बड़े बड़े पवन चक्की चलाई जाती है, उनसे बिजली बनाई जाती है। तो इस तरीके से कुछ ऊर्जा ऐसी है जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी तरह की ऊर्जा है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अनवीकरणीय हैं, जिनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। अगर एक बार समाप्त हो गई तो फिर वापस आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसी ऊर्जा कौन सी है? जैसे कोयला। कोयला क्या होता है? सुन लीजिए, कोयले के बारे में बता देता हूँ मैं अभी आपको। कोयला जब कभी पृथ्वी पर जबरदस्त भूकंप आया होगा तो ये पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब गए, और अत्यधिक दाब और वायु की कमी के कारण जब उनका अपघटन हुआ तो वो कोयले में बन गए, ठीक है। तो अगर, और उसे बनने में भी लाखों साल लगे, एक साल में दबने से नहीं बना वो। अगर आप पेड़ को मिट्टी में दबाओगे तो आप एक साल बाद देखोगे, आप 10 साल बाद भी देखोगे तब भी वो कोयला नहीं बनेगा। आप 50 साल बाद देखो तब भी कोयला नहीं बनेगा। ऐसा बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, ठीक है। ये हजारों साल लाखों साल पहले की घटना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी है पेट्रोल। पेट्रोल से वाहन चलते हैं, आप लोग जानते हैं। पेट्रोल कैसे बना? पेट्रोल भी एक बहुत अच्छा प्राकृतिक संसाधन है। शायद मैंने बताया भी होगा कि जो पेट्रोल के कुएं, पेट्रोलियम, जिसे मेन चीज तो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल उसका एक भाग है। पेट्रोलियम एक धरती से निकलने वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। फिर उससे अलग अलग घटकों को हम अलग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, बहुत सारी चीजें उससे, ग्रीस उससे अलग होती है, ठीक है। तो पेट्रोल के जो कुएं हैं वो ज्यादातर वहां है जहां समुद्र है या कभी समुद्र हुआ करता था। उनका निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। समुद्री जीव उस उथल पुथल में नीचे दब गए और जब उनका अपघटन हुआ तो वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। उस समय था तो कोई भी नहीं कि क्या हुआ होगा, सब अंदाजे लगाते हैं। पेट्रोल जहाँ से निकलता है वहाँ समुद्री जीवों के कुछ अंश भी मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा में आप लिख सकते हैं वायु, और सूर्य रोज निकलता है, जल, ठीक है, और मिट्टी का यूज कर सकते हैं बार बार, ये सब चीजें। और अनवीकरणीय में आप कोयला या पेट्रोलियम,
इसीलिए, क्योंकि जब एक बार खत्म हो जाएंगे तो ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाले। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रबंध करें कि इनको हम सही से प्रयोग करें और ये ज्यादा दिन हमारे साथ चले। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आप समझ गए। इसके बाद आता है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। ठीक है जी। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, उसकी रक्षा करनी है, उसे हमें बचाना है। तो प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोहन का नियमित तथा सीमित, उसका जो दोहन है, उसका उपयोग है, वो नियमित करो और सीमित करो। ठीक है, नियम से काम लो। जैसे हम खेती करते हैं, तो खेती करते अगर एक ही फसल उगाएंगे तो एक फसल जो पोषक तत्व भूमि से ले रही है वो तो कम हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद फिर वो फसल सही से हो नहीं पाएगी। इसीलिए फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है कि अगर एक फसल भूमि में कोई कमी कर रही है तो दूसरी फसल पूरा भी करती है, रोटेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में अब हम सबसे पहले चलिए भूमि संरक्षण है। भूमि संरक्षण का अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना ताकि खेती अच्छी प्रकार से हो। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि फसलों को अदल बदल कर बोइए। ठीक है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। मृदा का कटाव क्या है? जब बारिश होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है। उसे रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ मिट्टी को कसकर पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ठीक है, जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खाद यानी जैसे पेड़ों की पत्तियां टूट कर गिर जाती हैं, आपके घर का बचा हुआ खाना है और गाय भैंसों का जो गोबर है और जितनी भी ऑर्गेनिक वस्तुएं हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, उन सब से खाद बनाना चाहिए। उसे कहते हैं हम जैविक खाद। यानी जीवों के त्यागे हुए मलमूत्र या उनसे संबंधित जो ऑर्गेनिक वस्तुएं हैं, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, उनसे जो खाद बनाया जाता है उसे हम जैविक खाद कहते हैं। हम ज्यादातर रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये रसायन केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक, किसी न किसी रूप से ये हमें हानि पहुंचाते हैं। और ये आने हमारे पास ही अच्छा है। अब जैसे मान लिया आप कह लो जी मैं हम तो जो फसल उगाते हैं उसको तो भैंस खाती है, तो भैंस का दूध नहीं पीते, दूध पियो किसी ने, क्योंकि हम सर्वोच्च स्तर पर हैं। तो जितने भी केमिकल्स वगैरह बीमारी वगैरह कहीं ना कहीं हमारे पास तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जंतुओं या पेड़ पौधों के संपर्क में बने रहते हैं। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? इसके बाद आता है कि जल संरक्षण। जल तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। और भूमि में जो जल इकट्ठा है जिसे आप निकालते हैं समरसीबल से या हैंडपंप से, उसे उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी जरूरत है। कुछ लोगों ने अब समरसीबल लगवा लिए, बड़ी बड़ी मोटर लग चुकी है, हैंडपंप से तो खींचने में थोड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी मोटरों से पानी को इतनी तेजी से खींचा जाता है और फिर उसके बाद गाड़ी धो रहे हैं, अपनी फर्श धो रहे हैं, ये सारे कार्य उससे किए जाते हैं। इस तरीके से तो मिट्टी के जो नीचे जो शुद्ध जल है हमारे लिए पीने के लिए, वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसका प्रयोग हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो हमें जल को भी अपना बचाना चाहिए। ठीक है, और जैसे झील है, गड्ढे हैं, तालाब है, इनका संरक्षण करना, क्योंकि बारिश का पानी में इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा पानी नीचे मिट्टी में धीरे धीरे जाता है, गंदगी ऊपर ही रह जाती है, वही आप अपने पीने में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इनका भी संरक्षण हमें करना है। हर गांव के बाहर इसलिए गड्ढे की अनुमति है कि हर गांव के बाहर एक गड्ढा होना चाहिए, ताकि गांव का जो पानी है वो उसमें जाए और वापस फिर नीचे से वही साफ होकर मिट्टी की कई परतें हैं उनसे वो रिस कर साफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है वन संरक्षण। वनों का भी संरक्षण बहुत जरूरी है। बच्चों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर एक भी कड़ी टूटती है तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप शेर खत्म कर दें तो फिर हिरन बढ़ जाएंगे, अगर हिरन बढ़ जाएंगे सारी घास
खा जाएंगे और मिट्टी को बंजर बना देंगे। तो कितना एक प्राणी के निकलने से कितना नुकसान होता है ये आप सोच नहीं सकते। तो प्राणी कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, है ना जी। अब ये जो पक्षी है अगर ये खत्म हो गए तो मालूम है क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा कि अगर पक्षी खत्म हो गए तो क्या होगा? पक्षी से हमें क्या लाभ है? पक्षियों से हमें बहुत लाभ है। पक्षी पर परागण की क्रिया में मदद करते हैं पुष्पों की, आपने परागण क्रिया मैंने पढ़ाई होगी। और दूसरा जितने भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं पक्षी उन्हें खाते रहते हैं, आपको नहीं पता। अगर पक्षी कम हो गए तो कीड़े मकोड़े चूहे इतने बढ़ जाएंगे कि हमें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, हमारे अन्न को खा जाएंगे, हमारी चीजों को खराब कर देंगे, बहुत परेशानी आएगी। एक एक प्राणी का महत्व है जो जीवन चक्र में जुड़े हुए। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें दूसरे जीवों का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम अपना खुद का रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए वन संरक्षण बहुत जरूरी है। वन में क्योंकि पेड़ होते हैं, पेड़ होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, बारिश होगी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो वनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। वृक्षों को काटना नहीं है, जितने कट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ावा नहीं देना है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसके बाद आते हैं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन्य मतलब जो जंगली जीव है उनका संरक्षण जरूरी है। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपको शेर वाला, ठीक है ना जी। तो इसलिए वन्य प्राणी हमारे लिए एक प्राकृतिक संपदा है। कुछ जंतु बिल्कुल गायब हो चुके हैं, उनकी जाति समाप्त हो चुकी है, उसका कोई ना कोई हानिकारक प्रभाव ऐसा पड़ चुका है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में हो सकता है उसका कोई बड़ा परिणाम हमारे सामने आए। तो इसलिए बच्चों हमें वन्य जो प्राणी हैं उनका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तो अनवीकरणीय यौगिक जो अनवीकरणीय पदार्थ है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं जी। तो क्यों ना हम इनका उचित प्रयोग करें। अब जैसे आपने देखा होगा लड़के जो है बिना बात की मोटरसाइकिल घुमाते हैं, या बाहर 100 मीटर के लिए जाना है, किसी दुकान से सामान लाना है, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी रहती है, किक मारते हैं। अब तो सेल्फ स्टार्ट है, किक मारने पर तो शायद एक बार बना ली जाए, सेल्फ लगाया और गए और वापस आ गए। बाल कटवाने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे स्टार्ट कर देता। उन्हें ये नहीं पता कितना कीमती पेट्रोल को बर्बाद कर रहे हैं और महंगा भी पता नहीं लगता। वो सोचते हैं कि यहाँ जरा दूर जाने में कितना लगेगा, पर लगेगा कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो इसलिए हमें ये जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है इनका उचित प्रयोग करना है ताकि ये हमें अच्छे से हमें लाभ पहुंचाए। तो बच्चों आज क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अब बाकी आप लोग अपनी कॉपियाँ जितनी मैं चेक कर सकता हूँ उतनी मैं आता हूँ, आप अपनी कॉपी खोल के रखें, मैं चेक करूँगा।